करें। नमस्कार मित्रों, कल कुछ शब्द लिखवाए थे मैंने, सारे क्लियर हो गए, कंप्लीट है? आ जाओ जल्दी। देखिए, कल जो हमने बात कही थी उन शब्दों को वापस लेके आ रहा हूं, उस पर बात रह गई हमारी, फिर हम आज से अपन स्टार्ट कर लेंगे। देखिए, दो शब्द लिखा, एक और लिखाया था शायद, कोई योगीराज लिखाया था क्या? यस, ओके, योगीराज। ये मैंने शब्द लिखवाए थे आपको, पक्षीराज, स्वामी भक्त, योगीराज। ये अशुद्ध है, ठीक है? हाँ, अशुद्ध है। इनको हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि में, इसको मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा, ठीक है? देखिए, इसके अंदर अशुद्धि का कारण क्या है उसको समझते हैं। देखिए, एक शब्द होता है, आपने जब सिंगल ऐसे इसको पढ़ा होगा कभी, पक्षी, तब मात्रा इसकी बड़ी आती है। इसकी गहराई को समझना, गलती कहाँ हुई है। पक्षी जब भी लिखा जाता है मात्रा सदैव बड़ी होती है। उसी प्रकार जब स्वामी शब्द लिखा जाता है तब मात्रा हमेशा कैसी लिखी जाती है? बड़ी लिखी जाती है। इसी प्रकार योगी शब्द जब भी लिखा जाता है तब भी मात्रा कैसी होती है? बड़ी होती है। जानकारी के अभाव में गलती कहां होती है? जब इन शब्दों के साथ हम कोई नया शब्द जोड़ते हैं तो डायरेक्ट पीछे जोड़ देते हैं। जैसे पक्षी के साथ हमने जोड़ दिया राज, तो हमने ऐसे जोड़ दिया और ये बन गया पक्षीराज। इसी प्रकार स्वामी के साथ हमने क्या जोड़ दिया? भक्त जोड़ दिया, तो ये स्वामी भक्त बन गया। इसी प्रकार योगी के साथ हमने क्या जोड़ दिया? योगीराज, तो योगीराज बन गया। अब ये शब्द जो बन गया है, चाहे वो पक्षीराज कहो या स्वामी भक्त कहो या योगीराज कहो, ये अशुद्ध है। अब इसका कारण क्या है? वास्तव में ये जो शब्द है ये संस्कृत से हिंदी में हमारे प्रचलन में आए और इसका वास्तविक स्वरूप है ये पक्षी। जैसे आपने पढ़ा होगा संस्कृत में राम शब्द पढ़े होंगे, 10वीं तक चलते, राम रामो रामा, ऐसे है ना? तो वैसे कुछ शब्द संस्कृत के ऐसे हैं जिसके अंत में न आता है, अंत में न आता, जिसको बोलते हैं नकारांत, जिसका न से अंत होता है। तो पक्षिन, पक्षिन के बाद हम बात करते हैं तो एक शब्द है आपका योगीन, ये संस्कृत का शब्द है, इस तरीके से योगिन। और इसी तरीके से शब्द है स्वामीन, स्वामीन, ये संस्कृत के शब्द। अब संस्कृत में एक व्यंजन संधि का मैं आपको पढ़ाऊंगा, व्यंजन संधि पर बात करेंगे, ये सभी शब्द वापस आएंगे। अब इनमें हम क्या शब्द जोड़ रहे हैं? जैसे पक्षी में क्या जोड़ा? राज। योगिन में हमने क्या जोड़ दिया? राज। और स्वामीन में हमने क्या जोड़ दिया? भक्त। तो इसके अंदर होता क्या है कि ये जो न है, ये अंत वाला न, ये गायब हो जाता है, अर्थात इसको बोलते हैं लोप। लोप का मतलब होता है गायब हो जाना। अब संधि हो रही है, संधि हो रही है, ये गायब हो रहा है, कौन? न। अब यहां पर मात्रा आप देखिए कैसी आ रही है? छोटी। यहां कैसी आ रही है? छोटी। और यहां कैसी है? छोटी। तो अब संधि करेंगे तो ये बनेगा पक्षी राज, ये शुद्ध है। अब क्या होता है, हम ये लिख करके आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है पक्षी की मात्रा तो बड़ी होती है और पीछे हमने राज लगा लिया। इसी प्रकार स्वामी की मात्रा बड़ी होती है, पीछे भक्त लगा दिया, इसलिए ये शब्द दिखने में हमें शुद्ध लग रहे, परंतु ये शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध है। क्लियर हो गया? इसी प्रकार योगी प्लस राज से क्या बनेगा? योगीराज। अब देखिए गलती कहां हुई है, और ये बहुत व्यापक स्तर पर गलती हुई है। और उस समय गलती हुई थी जब मैं न्यूज चैनल को देख रहा था और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यराज, नाम सुना होगा आपने, मुख्यमंत्री जब बने थे पहली बार, एक नया चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में जब सामने आया, तो ब्रेकिंग न्यूज, न्यूज फ्लैश के अंदर नीचे एक लाइन लिखी हुई आती है कि यूपी में योगीराज, एक डायलॉग लिखा रहता है कि यूपी में योगीराज। जैसे मोदी राज होता है, जैसे और कोई इधर शर्मा जी का राज चल रहा है ना, तो अलग अलग मुख्यमंत्री उसके अनुसार। अभी हाल फिलहाल केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया और एक नई मुख्यमंत्री दावेदार आ गई है, उनका नाम कर दिया गया है। आप सब जानते हो, किसी कोई जानते हो क्या? अभी करंट अफेयर में आपको नहीं पता होगा, अभी केजरीवाल जी ने तो इस्तीफा दे दिया,
दिल्ली के मुख्यमंत्री से। अब नए मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री बनने वाली है, ठीक है। अभी वो नेता चुनी गई, तो उसको अध्यक्ष बनाया गया है। तो अभी देखें क्या होता है, कौन किसको बनाते करते हैं। तो सरकार तो चेंज हो गई, मान के चलिए, बोला है आपकी सरकार है, आप पार्टी की, तो चेंज हो गए। तो वहां जो डायलॉग आया था उसमें ऐसे चल रहा था, यूपी में योगी राज। अब ये शब्द पूरी इंडिया देख रहा था इसको। देखिए, जो चीज हमें दिखती है वही हम उसको शुद्ध मान लेते हैं, और वो ये ऐसे छप गया, ये गलत है। इसके अलावा भी मैं आपको बता रहा हूं, मार्केट में जाना, जनरल जो दुकानें होती है जहां साबुन, तेल, ऐसा जो कॉस्मेटिक आइटम वगैरह जहां मिलता हो, वहां जाना, और वहां एक जैसे एक हेयर ऑयल आता है, डाबर आंवला हेयर ऑयल, शांति आंवला हेयर ऑयल, ऐसे आपने हेयर एंड केयर ऐसा कभी सुने आपने तेल के प्रोडक्ट? वैसे एक तेल का प्रोडक्ट है योगीराज हेयर ऑयल। दुकान पे जाना, खरीदना नहीं है, खाली बोतल देखनी है, उस बोतल पे भी योगीराज हेयर ऑयल ऐसे लिखा हुआ। अब आप सोचिए, वो तेल बनाने वाली कंपनी इसको ऐसा प्रचलन में लगेगी, लोगों को वो जो शब्द दिखेगा वही शुद्ध मान लेंगे, परंतु वो अशुद्ध है। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये शब्द हमारे अशुद्ध हुए, इसका कारण था हमें संधि का ज्ञान नहीं होना। तो शब्द शुद्धि एक बहुत बड़ा आपका चैप्टर है, और ये एक दिन में क्लियर नहीं होता, धीरे धीरे हम शब्द शुद्ध सीख रहे थे। जैसे कल जब मैंने आपको 11 शब्द सिखाए, तो ऐसे कई शब्द अपन सीखेंगे। अब बात करते हैं, मैं पुनः जो कल, ऐसे कोई है जो कल नहीं आया और आज आया? चलिए, वो सारे के सारे शब्द वापस रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे से पढ़ेंगे। अब क्लियर करते हैं। एक शब्द आपको मैंने लिखाया था, उज्ज्वल। ये भी संधि का कमाल है, और ये संधि में मैं पढ़ाऊंगा, हालांकि सब संधि में आएंगे। उद प्लस ज्वल से बनता है, ठीक है। ये नियम अलग है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। उद प्लस ज्वल से क्या बनता है? उज्ज्वल, ठीक है। एक शब्द और क्या लिखाया था मैंने, आप बोलते जाइए एक बार, मैं सबकी मात्रा वापस क्लियर करवा दूं ताकि जो कोई नया आया तो। हाँ, स्वामी भक्त अभी आपको सिखाई लिया है। तो स्वामी में मात्रा कैसी आ जाएगी? स्वामी में बड़ी आती है, लेकिन स्वामी भक्त में कैसी आएगी? छोटी। पक्षी राज में कैसी आएगी? छोटी आएगी। लेकिन जब पक्षी सिंगल लिखते हैं तो कैसी आती है? बड़ी, ठीक है। और क्या शब्द लिखा है? योगीराज। चलिए, ये योगीराज, ये 11 के 11 शब्द सबको याद हो जाने चाहिए। और एक शब्द पढ़ाया मैंने, ज्योत्सना। दोनों के त और सा दोनों कैसे आते हैं? आधे। और नेक्स्ट क्या लिखा है? अभयारण्य। ये भी संधि में मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये दीर्घ संधि का कमाल है इसमें। अभयारण्य। नेक्स्ट, अतिथि। जिसकी आने की कोई तिथि न हो उसको हम क्या कहते हैं? अतिथि। ये वन वर्ड में आएगा, एक वाक्यांश में। पुनर्निर्माण, ये पुनः, फिर ये न, फिर यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ पर, और इस तरीके से पुनः प्लस निर्माण से क्या बनता है? पुनर्निर्माण। नेक्स्ट, दवाइयां। शाबाश। दवाई कैसे आएगी? छोटी, क्योंकि बहुवचन में मात्रा कैसी हो जाएगी? छोटी। तो इसी तरह से बधाइयां, मिठाइयां, कुछ शब्द पढ़ाए थे। अगला एक और शब्द क्या पढ़े? मिष्टान्न। मिष्टान्न ऐसे आएगा, मिष्ट प्लस अन्न से बनता है मिष्टान्न। मीठा है जो अनाज, तो ये संस्कृत का शब्द है इसलिए ऐसा ही लिखा जाएगा। लेकिन इसका प्रचलित रूप आपको पता है, ज्यादातर लोग ऐसे लिखते हैं, मिष्ठान, ठीक है। ज्यादा सही ये है, ये प्रचलित रूप है, तद्भव रूप है, ये तत्सम रूप है। तत्सम रूप हमेशा सही होता है, तद्भव सही नहीं माना जाता। और कोई शब्द बता? मुहूर्त। ये मुंह और हो की मात्रा बड़ी, और मुहूर्त। और कोई शब्द था क्या? क्लियर है? ये हो गए तो शब्द। इसके अंदर देखिए, संधि से संबंधित शब्द कौन सा? देखिए, ये संधि से संबंधित है, मिष्ट प्लस अन्न संधि से बनता। इसी तरीके से देखिए, ये संधि से संबंधित शब्द है। ये सारे के सारे शब्द, ये यहां तक किससे संबंधित है? संधि से। देखिए, संधि हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और ये उच्चारण से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? उच्चारण। कि हमें र कहाँ आ रहा है, कहाँ लगाना, हमें ये उच्चारण अगर सही होगा तो हम सही शब्द उसमें सीख जाएंगे। और ये वचन से संबंधित है। जब हम बहुवचन बनाते हैं तो मात्रा कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती है। तो शब्दों के अशुद्धि के कई कारण हो सकते हैं। संधि का सम्यक ज्ञान नहीं होना, इसके अलावा उपसर्ग का ज्ञान नहीं होना, प्रत्यय का ज्ञान नहीं होना। कई बार प्रत्यय लगाने के बावजूद भी हम गलत लिख देते हैं। जैसे देखिए, ये एक शब्द है, पढ़िए इसे, क्या लिखा है? व्यवहारिक।
इस बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, इसका व्यवहारिक पक्ष कमजोर है, तो ये व्यवहारिक शब्द बोलते हैं हम, जबकि व्यवहारिक कोई शब्द होता ही नहीं है। सही शब्द होता है व्यावहारिक। व्यावहारिक। अब आप सोचिए ये ऐसा कैसे, इसमें सारा खेल है इक प्रत्यय का। इक प्रत्यय जब भी लगता है तो वो किसी भी प्रारंभिक जो वर्ण होता है उसके अंदर जो स्वर होता है उसमें वृद्धि करता है। जैसे देखिए ये एक शब्द है समाज, और समाज में इक प्रत्यय लगता है तो स का सा बनता है और क्या बन जाता है, सामाजिक बन जाता है। तो इसी प्रकार ये एक शब्द है प्रथम, और प्रथम में इक लगेगा क्या बनेगा, प्राथमिक। तो देखिए इक प्रत्यय का अगर आपको अच्छी तरीके से नॉलेज है तो आप प्रारंभिक स्वर में वृद्धि करोगे और वो शब्द बनेगा आपका प्राथमिक। इसका मतलब ये नहीं कि प्रत्यय का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप शब्द भी अशुद्ध करके आओगे। प्रत्यय में पढ़ाऊंगा, हालांकि ये सब आगे। मध्यम में एक लगा तो क्या बना, माध्यमिक। ऐसे खूब सारे शब्द बनेंगे। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं हिंदी को कैसे पढ़ना है, ठीक है ना, उस पर बात करें। देखिए मैं आपको किस तरीके से हिंदी पढ़ाने वाला हूं उसको दो भागों में हम डिवाइड कर रहे हैं। अभी मेरी क्लास जो चल रही है, क्योंकि अपने पास पूरा समय है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ना मुझे ना आपको है, तो बढ़िया आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे अब, ठीक है। हिंदी, सबसे पहले हिंदी लिखना सीखें। देखिए ये जो मैं हिंदी लिख रहा हूं ये आज की तारीख में मानक हिंदी है। हम जो हिंदी लिखते आ रहे हैं ये, इसे आप अब लिखना बंद कर दीजिए। उसका कारण बता रहा हूं। ये हिंदी स्वरूप सही है, गलत नहीं है, परंतु जो मानक हिंदी बनाई गई है, स्टैंडर्ड हिंदी जिसको कहते हैं, पंचम वर्ण का जो नियम लगता है उसे हम हिंदी में लिखते हैं, इसलिए ये ज्यादा सही है। आप ऐसा लिख देते हो तो कोई गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन एक अच्छे विद्यार्थी होने के नाते हमें अच्छा सीखना चाहिए और उसका अनुकरण भी करना चाहिए। तो ये भी सही है, लेकिन ये ज्यादा सही है। लेकिन मैं जहां तक किताबों में देखता हूं तो वो ऐसे ही मिलता है, क्योंकि वो किताबें पहले छप चुकी है, उसके बाद मानक हिंदी पर बात की गई है और ये आजकल प्रचलन में चल रहा है। सबसे बड़ी बात, जब बच्चे लिखते हैं कॉपी में तो एक गलती क्या करते हैं, हिंदी की कॉपी में हिंदी लिखते हैं ऐसे, और इंग्लिश की कॉपी में लिखते हैं अंग्रेजी। हाँ, मेरे विद्यालय में तो ऐसे लिखते हैं मैक्सिमम बच्चे। मैं उनको समझाता हूँ कि हिंदी को हिंदी में लिखो, उसको ऐसे इंग्लिश में मत लिखो। इसलिए आपकी जो नोटबुक होगी उसके ऊपर ये ऐसा ना लिखे। आप लिखे तो आपकी कॉपी ना, आपका पेन है, आप लिख सकते हो, अधिकार है, लेकिन एक अच्छे हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते आपको हिंदी ऐसे लिखना है, ऐसे भी नहीं लिखना है, ऐसे भी नहीं लिखना। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आगे और बताऊंगा मैं ये इस मानक पर क्यों बात कर रहा हूं। बहुत बड़ा खेल है इसमें, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। हाँ बिल्कुल बताऊंगा उसके अंदर ऐसी क्या बात। चलिए अब इसके अंदर खास बातें क्या वो बता रहा हूं कि आपको पढ़ना कैसे है। हिंदी को दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं हम। एक है समझ विकसित करने वाला भाग और एक है याद करने वाला भाग। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम बैठे बैठे याद कर सकते हैं और याद करनी ही पड़ती है। कुछ ऐसी होती है जो समझने वाली होती है और हमें समझनी ही पड़ती है। तो समझने वाली अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा समझनी। तो देखिए पूरा जो वर्ण विचार है, वर्ण विचार से अभिप्राय यह है कि हमारी जो वर्ण व्यवस्था है, अल्फाबेट, क्योंकि हिंदी का प्राण बिंदु यूं कह सकते हो आप। पूरी हिंदी को पढ़ने के लिए सबसे पहले जो आधारभूत हमें बातें सीखनी है वो है हमें वर्ण विचार। कौन कंठ से है, कौन मुर्दा है, कौन तालु है, कैसे कैसे किन किन वर्णों को हम जानते हैं, उनका नाम क्या है, वो सब चीजें आगे हमें पढ़ाऊंगा। इसके लिए समझ बहुत ज्यादा जरूरी है, हालांकि उसमें भी समझ है, लेकिन ये मेरा रोल है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है संधि। संधि के बाद समास, उपसर्ग, क्रम तो कोई भी ले लो, समास, समास के बाद उपसर्ग और उपसर्ग के बाद प्रत्यय और प्रत्यय के बाद शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बात कर रहा हूं, बाकी की बात नहीं कर रहा हूं। ये सभी बातें हैं शिक्षक केंद्रित, यानी कि यहां शिक्षक केंद्र में रहेगा। बच्चे सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, यानी मेरा रोल इसमें ये रहता है, मुझे ये समझाना, ठीक है।
यानी मेरा कार्य है 75% का। पूरे पाठ्यक्रम की बात कर रहा हूं। याद करने वाला भाग आपका कितना है? 25%। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उस पर बात करते हैं, पढ़नी पड़ेगी बातें। सबसे पहला बिंदु आता है आपका पर्यायवाची। अभी मैं किसी से सवाल करता हूं, चलिए आप बताइए मुझे, यमुना का पर्यायवाची क्या है? वही मेरे लाइव जो जुड़े हुए हैं, और रविंद्र सैनी जी बोल रहे हैं आतिशी, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही जवाब है आतिशी, बहुत बढ़िया। ओके, सुनीता कुमारी मीना जी राम राम कर रहे हैं, बिल्कुल सबको राम राम है। बहुत सारे के राम राम गुड इवनिंग के मैं कमेंट कम ही पढ़ता हूँ वैसे, लेकिन अभी मैंने नजर डाल दी है, कमेंट पढ़ पा रहा हूँ। चलिए कोई बताएं आप मुझे, ठीक है। अभी मैं आपको, किसी को पता नहीं यमुना का पर्यायवाची? ओके, अब थोड़ी देर के लिए मैं क्या, हमारा माइंड इधर इस कमेंट की तरफ जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा कमेंट को बाद में पढ़ता हूं, पहले थोड़ा कंटेंट पढ़ा लेता हूं, ठीक है। चलिए, अभी आपको यमुना के पर्यायवाची याद नहीं है, अब जब जाओगे ना, अभी यमुना के पर्यायवाची आपके जबान पर होंगे। रात की 12 बजे भी कोई ये पूछे यमुना का पर्यायवाची क्या है, आप तुरंत बता दोगे, फिर कहोगे लाइट बंद कर सोने दे। अब ऐसा नहीं किताब लो कॉपी लो, ये पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई तो ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी समय कोई भी कुछ पूछ ले और तुरंत आपके पास उत्तर हो, हाजिर जवाब जिसको कहते हैं, प्रति उत्पन्न मति जिसको कहते हैं, वैसी पढ़ाई अगर आप कर लोगे तो आपका सिलेक्शन फिर कौन होने से बचा सकता है? बिल्कुल आपका सिलेक्शन निश्चित है। ओके, पर्यायवाची इसको अपन पढ़ेंगे, ये याद करने वाले, अभी बताऊंगा, मुझे याद दिलाना, ठीक है। पर्यायवाची के बाद हम बात करते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द, विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा शब्द युग्म, शब्द युग्म ये क्या है? शब्दों का जोड़ा, जैसे पति पत्नी का जोड़ा होता है, जूतों का जोड़ा होता है, हंसों का जोड़ा होता है, ठीक है ना, वैसे ही शब्दों का जोड़ा होता है जो शकल और सूरत से एक जैसे लगते हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं, दिखने में भी करीब करीब एक जैसे दिखते हैं, परंतु अर्थ उनका भिन्न होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? शब्द युग्म कहते हैं। ये बात किस किस को समझ में आई, पहले बताओ। शब्द युग्म सबको समझ में आ गई? आपने बचपन में कभी पढ़ा होगा ये ऐसा, अनल, अनिल, कूल, कूल, निर्माण, निर्वाण, पढ़े ऐसे कुछ शब्द? देखो सकल थोपड़े से एक जैसे लग रहे नहीं लग रहे हैं? बिल्कुल कोई अंतर है क्या इसमें? खाली थोड़ा बहुत मात्रा का अंतर है, बाकी कूल कूल एक जैसा ही बोल रहे हो। अनल अनिल, अनल अनिल, निर्माण निर्वाण, ये देखिए जरा, ये जरा, दोनों में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है, पर अब अंतर है, अब अंतर है। अब भी अंतर नहीं लग रहा होगा क्या होता क्या ये क्या है? कोई जानता आप में से, इसमें से? जरा क्या होता है? ये क्या होता है? जानते हो इसका अर्थ? अब देखिए, जीवन में शुद्ध पढ़ना कितना जरूरी है वो बता रहा हूं मैं। देखिए, ये है जरा और ये है जरा। क ख ग ज फ गले के इस भाग से बोले जाते हैं। कौन कौन सी ध्वनियां, मैं सब पढ़ाऊंगा आपको। क ख ग ज फ, ये ऐसी ध्वनियां हैं विदेशों से हमारे हिंदी में आई है। अरबी फारसी बोलते हैं इनको, इन ध्वनियों को, जो गले की गहराई वाले भाग से बोली जाती है, कंठ के निचले वाले हिस्से से, ठीक है ना। ये इसका उच्चारण है ज, सिर्फ उच्चारण क्या है इसका? ज, और इसका उच्चारण है ज, ज ज, ये उच्चारण। अब देखिए, ये है जरा और ये है जरा, जरा जरा, जरा जरा। अब देखिए, बहुत सौ को कोई जरा जरा का कोई मतलब ही नहीं है। ये जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। क्या अर्थ होता है? बुढ़ापा। और इस जरा का मीनिंग होता है थोड़ा, ठीक है। लेकिन हमारे जीवन में कभी हम जरा नहीं बोलते, हम सिर्फ जरा ही बोलते हैं। अब कोई ये कहे कि जरा सी दिल में दे जगह, तो बुढ़ापे में क्या खाक जगह दे है? बताओ आप, ठीक है ना। सर की चुनरिया जरा जरा, थोड़ा,
ठीक है ना। तो जरा सी दिल में दे जगह, यानी जरा का मतलब होता है थोड़ा। देखिए ये आपको सुनना नहीं मिला हो, मैं बता रहा हूं। RHTDM एक मूवी आई थी, रहना है तेरे दिल में, आर माधवन दिया मिर्जा। कभी नाम सुना इस मूवी का? नहीं सुना हो तो यूट्यूब पे सर्च करना, ठीक है ना। उसमें दिया मिर्जा एक गाना गाती है और उसमें वो यहीं से स्टार्ट करती है, जरा जरा महकता है बहकता, ऐसी लाइनें आती है। अगर वो ये कहती जरा जरा बुढ़ापा बुढ़ापा, तब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा ना। इसलिए इसको शुद्ध बोलना हमें सीखना चाहिए। जैसे देखिए, ये है राज और ये है राज, दोनों में अंतर है। इस राज का मीनिंग है शासन। अभी मोदी जी का राज है, शासन है। और इस राज का मतलब होता है रहस्य। राज का मतलब क्या होता है? रहस्य होता है। अब कोई ये कह दे कि मैं एक राज की बात जानता हूं, इसका मतलब मैं शासन की बात जानता हूं। और मुझे ये कहना चाहिए मैं एक राज की बात जानता हूं, ये लड़की फतेह सागर पे क्या कर रही थी, है ना। तो इसका मतलब ये राज 1 राज 2 राज 3 मूवी आई थी ना ऐसे। तो राज का मतलब होता है रहस्य। अब उच्चारण ही हम गलत करते हैं, हम तो सब में राज ही बोल रहे, नहीं करना चाहिए। उच्चारण देख करके, शब्द का अर्थ समझ करके करना चाहिए। एक ही शब्द को लेकर के अर्थ का अनर्थ हो सकता है, ठीक है ना। तो राज का मतलब क्या होता है? ये शासन है जिसमें बिंदी नहीं लगी। इस बिंदी को क्या कहते हैं? इस बिंदी को कहते हैं नुक्ता। 26 जनवरी 15 अगस्त को नुक्ती बढ़ती है, बस वो एक गिर के यहां आ गई, आप ये समझ जाओ, ठीक है ना। तो राज का मतलब होता है शासन, और राज का मतलब शासन, और राज का मतलब होता है रहस्य। इन सभी शब्दों को हम क्या कहते हैं? शब्द युग्म, शब्दों का जोड़ा। इसका अनल, ठीक है ना। अगर घर में नल नहीं होंगे तो आग कैसे बुझाएंगे? ये नल होने जरूरी है। तो अनल का मतलब क्या होता है? आग। अनिल, जहां कुछ भी नहीं है वहां हवा तो होगी जो होगी, यूं मान के ले लो, ठीक है ना। अनिल, अनिल यानी क्या होता है? हवा। अनल का मतलब क्या होता है? आग। कुल, कुल का मतलब 2 होते हैं। देखिए, कुल का मतलब होता है योग। मेरे पास कुल 50 रुपए, कुल टोटल। और कुल का एक और अर्थ होता है वंश। उसका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, उसका राजपूत कुल में जन्म हुआ, इस कुल में कुलीनी वंश। और कुलीनी होता है किनारा। कुलीनी क्या होता है? किनारा। निर्माण, निर्माण का मीनिंग होता है रचना करना, और निर्वाण का मीनिंग होता है मोक्ष। ऐसे सारे शब्द सिखाऊंगा, याद कराऊंगा। इन सभी शब्दों को हम क्या कहते हैं? शब्द युग्म। यहां तक बात समझ में आ गई? विलोम शब्द, पर्यायवाची। इसके अलावा एक शब्द होता है आपका अनेकार्थक। मैं परिचय कर रहा हूं हिंदी में कि आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं और क्या क्या पढ़ना है उसके। अनेकार्थक, आप में से कोई है जो अनेकार्थक बता सकता है? ये अनेकार्थक क्या होता है? शाबाश, यह है अनेक, और एक है आपका अर्थ। जब किसी शब्द के अनेक अर्थ हो, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, उसे हमने नाम दे दिया अनेकार्थक। अनेकार्थक, अनेकार्थ। अब जैसे देखिए क्या लिखा है? कर। अब इसके कितने सारे अर्थ हैं, संदर्भ के अनुसार हमें अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा। देखिए, कर का अर्थ है करना। इसका मीनिंग है, इंग्लिश में बोलते हैं डू। तो ऐसा कर 2 कप चाय बना दे। कर का मीनिंग क्या हुआ? कार्य को करना। तो ऐसा कर 2 कप चाय बना, एक तू पी एक मैं पी लूंगा, ठीक है। कर यानी करना होता है। कर का अर्थ होता है किरण। कर का मतलब क्या होता है? किरण। जैसे देखिए, दिन में जो किरणें फैलाता है उसे क्या कहते हैं? दिनकर। जो दिन में किरणें फैलाता है, और किरणें फैलाने वाला कौन है? सारा मसला अर्थ का है। अगर आप शब्दों को अर्थ के साथ जोड़ोगे तो आपकी हिंदी बहुत बढ़िया हो जाएगी। और दिन में किरणें कौन फैलाता है? इसलिए दिनकर किसका पर्यायवाची? सूर्य का। हमें पर्यायवाची याद करने की जरूरत ही नहीं, हमें तो यही डायरेक्ट समझ में आ रहे हैं। क्लियर? कर यानी किरण, कर यानी करना। एक कर का मीनिंग होता है लगान, जिसे आप कहते हो टैक्स। टैक्स कभी सुना आपने? जैसे ये एक शब्द होता है आयकर। इनकम टैक्स सुना? इनकम पर लगने वाला टैक्स। आय पर लगने वाला कर यानी लगान।
तो कर का मतलब यहां पर क्या है? लगान, लगान को कहते हैं, ये ध्यान रखना। एक कर का अर्थ होता है सूंड। हाथी की जो सूंड होती है उसे भी हम क्या बोलते हैं? कर बोलते हैं। हाथी की सूंड को क्या कहते हैं? कर कहते हैं। और एक कर का अर्थ होता है हाथ। कर का मीनिंग क्या होता है? हाथ। अब आप सोचिए, एक ही कर के इतने सारे अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए एक शब्द के जब अनेक अर्थ निकलते हो, ऐसे शब्दों को किस श्रेणी में रखा गया है? अनेकार्थक की श्रेणी। हाथ। अब आप कहोगे सर कर कैसे, हाथ कैसे? हम तो हाथ ही बोलते हैं, कभी कर बोला आपने? नहीं बोला। लेकिन जब कभी आपने ये सुना होगा कि मंच पर नेताजी आ जाते हैं या कोई बड़े आदमी आते हैं, तो हम क्या कहते हैं? जैसे ही नेताजी मंच पर आए, करतल ध्वनि के साथ, कर ये तल, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करिए, करतल। तो कर का मतलब होता है हाथ। एक श्लोक है, कभी आपने अपने माता पिता या दादा दादी को देखा होगा बचपन में, इस तरीके से जब सुबह उठते हैं तो ऐसे हाथ करते हैं, फिर ऐसे देखते हैं, फिर ऐसे यूं करके यूं करते हैं। ये कभी किसने घटनाक्रम देखा? जिनके अच्छे संस्कार रहे होंगे उन्होंने तो देखा ही होगा, माता पिता सिखाते हैं। अब इसका मतलब क्या वो बता रहा हूं। श्लोक है कि कराग्र वसति लक्ष्मी, कर मूले स्वरसते, कर मध्य तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कि कराग्र वसते लक्ष्मी, कर है ये हाथ के आगे के भाग में लक्ष्मी का वास होता है। कर मध्य तू गोविंद, और यहां कर के हाथ में भगवान कृष्ण का वास होता है। ये सब बातें बताई रही है। इसलिए प्रभाते कर दर्शनम, सुबह अपने हाथ के दर्शन करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है, हमारा दिन अच्छा निकलेगा। हमारे पूर्वजों ने हमको ऐसा कहा है। तो कर का मतलब क्या होता है? हाथ होता है। अब कब हमें कर का मीनिंग हाथ ग्रहण करता है, ये हमें कौन बताएगा? संदर्भ बताएगा। ठीक है, जैसे देखिए अभी एक शब्द आ गया, बताइए क्या लिखा है? अब इस आकर में क्या है? आ लगान, क्योंकि कर का मतलब तो लगान है। आ हाथ, आ किरण, आ सूंड। तो फिर क्या बोलूं मैं? इसका मतलब हमें संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना पड़ता है। ठीक है, ये आकर, छोटा बच्चा होता है, दवाई पिलाते हैं, बेटा आकर, बाको फाड़, है ना? पता, मुंडा फाड़ना राजस्थानी में कहते ना, आकर। तो अब मैं आपके घर आकर चाय पीऊंगा, एक वो आना होता है, एक आकर आप जानते दवाई पिलाते छोटे बच्चे को, बोला आकर ना बेटा, वो दवाई पिलाएंगे। इसी प्रकार से देखिए ये शब्द आ गया रत्नाकर, ये बनेगा रत्न धन आकर। इस आकर का मतलब है खजाना, जहां रत्नों का खजाना है। और रत्नों का खजाना कहां होता है? समुद्र में। ये देखिए परिभाषा कहां से कहां लेके जा रही है। और रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची, रत्नों का खजाना है, समुद्र को कहा जाता है। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? अनेकार्थक। इन शब्दों पर भी हम खूब सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म, अनेकार्थक, और एक है एक वाक्यांश। एक वाक्यांश, अब ये क्या है एक वाक्यांश? इंग्लिश में इसको बोलते हैं वन वर्ड, यानी कि बहुत बड़े लंबे वाक्य को न कह करके उसकी बात को एक छोटे से शब्द में समाहित कर लेना, उसको कहते हैं एक वाक्यांश। जैसे ए पर्सन हु कैन नॉट सी, वह व्यक्ति जो देख नहीं सकता, ब्लाइंड, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? तो ए पर्सन हु कैन नॉट सी इज इक्वल टू ब्लाइंड। अब हिंदी में वह व्यक्ति जो देख नहीं सकता, अंधा। इसी प्रकार जिसके माता पिता न हो उसे क्या कहेंगे? अरे उसे क्या कहेंगे? अनाथ। और जिसके माता पिता हो उसे क्या कहेंगे? उसका हम क्यों ध्यान रखें? वो रखे ध्यान, हम तो यही ध्यान रखेंगे जिसके माता पिता नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, जिसके माता पिता हो उसे कहते हैं सनाथ। अब इसका मतलब समझिए, नाथ का मतलब है स्वामी। जिसका कोई स्वामी नहीं, धनी धोरी नहीं है, वो है अनाथ। और जो अपने स्वामी के साथ में है, जिसका स्वामी है, उसको कहते हैं सनाथ। इसमें अ और स दोनों उपसर्ग है,
जो उपसर्ग के खेल में पढ़ाऊंगा अभी नहीं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। बहुत सारी बातें करनी है, अभी कहां से कहां जा रहे हैं अभी ये पता नहीं है। मैं तो अभी पूरा खाका तैयार कर रहा हूं कि हिंदी के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं और आपको पढ़ना है और किस टॉपिक को कितना महत्व देकर के पढ़ना है। तो एक वाक्यांश यानी वन वर्ड ऐसे खूब आएंगे। अब आप देखिए इन एक वाक्यांश में भी कितनी बातें करेंगे, मैं तो कहता हूं बातें खत्म ही नहीं होगी अपनी, इतनी सारी बातें। देखो सारी बातें, अब शुरुआत करते हैं इससे अपन। देखो ज्यादातर बातें आपको महिलाओं से संबंधित मिलने वाली, एक वाक्यांश पुरुषों से संबंधित कम मिलने वाली। बताओ ऐसा क्यों? क्योंकि लिखने वाले पुरुष, लिखने वाले कौन हुए? पुरुष हुए, तो वो ज्यादातर वही लिखेंगे। अब देखिए जैसे वह स्त्री जिसका पति विदेश चला गया हो, उसको क्या कहेंगे? ये प्रश्न है, हिंदी में आता है कि वह स्त्री जिसका पति विदेश चला गया हो। अपने लिए विदेश तो मान लीजिए मारवाड़ से वागड़ में आ गया, या कहीं गुजरात अहमदाबाद चला गया, वो भी विदेशी माना जाएगा। विदेश का मतलब ये नहीं बैंकॉक थाईलैंड, वो भी विदेशी है। वह स्त्री जिसका पति विदेश से आया हो, उसको क्या कहेंगे? देखिए एक वाक्यांश में ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, बहुत सारे शब्द मिलेंगे। तो इसमें से हमारे हिंदी का एक महान कवि हुआ, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अभी आपको बता रहा हूं, वो तो कवि की बात है। और कवि से मैं आपको देखिए उन्होंने कितने शब्द हमको फ्री में सिखा दिए। एक शब्द उन्होंने वहां से पकड़ा हिंदी से और इतने शब्द बना दिए। एक वाक्यांश टॉपिक में से कितने शब्द हमको मिल गए। देखिए ये एक शब्द है अभिसार, और ये एक शब्द है अभिसार। बताइए इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है? पहले तो ये बताओ। मात्रा का ही अंतर है। अच्छा ये जब मात्रा का अंतर है तो बताइए ये किस टॉपिक में जाएगा? शब्द युग्म में। सकल सूरत से एक जैसा लग रहा है, लेकिन इसका प्रयोग अगर कहीं गलत कर लिया तो आप देखिए कितना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यह है अभिसार। अभिसार का मतलब होता है प्रेमी से छिपकर मिलना। छिपकर, हाँ चिपक कर नहीं, प्रेमी से छिपकर मिलना, ये अभिसार है। अभी देखो नया शब्द सीख रहे हैं आप, है ना? अब आप इसका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग भी करोगे। आप किसी को देख करके देखिए अभिसार हो रहा है ना? वो अलग है, ठीक है। प्रेमी से छिपकर मिलना अभिसार कहलाता है। ये हिंदी में शब्द है, इसका मीनिंग है छिपकर मिलना, और वो भी किससे? प्रेमी से। हम लाख छुपाएं प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन चुप चुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा, ऐसा कहते हैं। हर गाना आएगा ना। तो अभिसार का मतलब होता है प्रेमी से छिपकर मिलना। अब प्रेमी से छिपकर मिल रहे हैं, बापू ने देख लिया, पप्पा ने देख लिया, तो सीधा आक्रमण। बात समझ आई ना? हाँ, तो अभिसार और अभिसार में अंतर क्या है? अभिसार का मतलब होता है प्रेमी से छिपकर मिलना, और प्रेमी से छिपकर मिलेंगे, देख लिया तो परिवार के अगर खिलाफ है तो क्या होने वाला? आक्रमण होने वाला। बात समझ में आ गई? अब इस शब्द को हमारे बिहारी जी ने लिया। हमारे हिंदी में एक महान राइटर हुए हैं बिहारी, जिन्होंने 713 दोहे लिखे। बिहारी सत्साई के नाम से प्रसिद्ध है, और एक एक दोहे के लिए उनको एक एक सोने की असरफी उनको मिली थी। मिर्जा राजा जय सिंह ने उनको सोने की असरफी एक एक दोहे के रूप में दी। एक दोहा लिखा, एक सोने की मोहर है। इस तरीके से 700 दोहे उन्होंने लिख लिए। 713 दोहे बिहारी सत्साई, यानी 700 दोहों का समाहार है उसमें, ठीक है ना? तो बिहारी सत्साई को आप, क्योंकि आपका पार्ट नहीं है, ये तो हम हिंदी वालों को पढ़ाते हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में इनके पाठ्यक्रम में आता है। और जो हिंदी पढ़ता है, जिसके सब्जेक्ट में हिंदी रहती है, ग्रेजुएशन में हिंदी रहती है, उनमें पाठ्यक्रम में बिहारी है कवि। तो उन्होंने ये शब्द लिया। हमें नायिका, अलग अलग नायिकाओं के बारे में बताइए। नायिका का मतलब प्रेमिका। कितने प्रकार की प्रेमिकाएं होती है, उस शब्द में उन्होंने कितने शब्द दे लिए। अब आप सोचिए, कहने वाला व्यक्ति है और बात कर रहा है नायिकाओं पर। अब क्या प्रश्न बन गया कि वह नायिका जो अपने प्रेमी से छिपकर मिलती है, परंतु लोक लाज शर्म हया इसको ध्यान में रखते हुए अंधेरी रातों में मिलती है, दिन में नहीं मिलती। वो कब मिलती है? अंधेरी रातों में। उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कृष्णा अभिसारिका। कृष्णा अभिसारिका।
अब देखिए ये एक वाक्यांश में आएगा, याद रख लेना कि वह नायिका जो अपने प्रेमी से काली रातों में छिपकर मिलती है उसे कृष्णा अभिसारिका कहते हैं, क्योंकि पड़ोस वाला देख लेगा, अच्छा वहां गई थी, यही वही थी, है ना। लेकिन मरण तो तब भी है कि काली रातों में कौन मिल रहा, सामने से थोपड़ा तो नजर नहीं आ रहा, किसको मिल के आई यही पता नहीं है। इसलिए समझदार नायिका वो है जो काली रातों में नहीं मिलती पर चांदनी रातों में मिलती है, पूनम की रातों में मिलती है। अर्थात ऐसी नायिका जो चांदनी रातों में मिलती है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे शुक्ला अभिसारिका। शुक्ला, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिहारी जी कह रहे हैं बेटा। हाँ, काली रातों में मिलने वाली, चांदनी रातों में मिलने वाली, पर मिलने जा रही है वो अंधेरी रातों में। ठीक है, लेकिन कुछ तो ऐसी भी होती है जो रात का इंतजार नहीं करती, अपने दिन में मिलती है ना। और दिन में मिलने वाली को कहते हैं दिवा अभिसारिका। उसे क्या कहते हैं, दिवा अभिसारिका। ये सब नायिकाओं के भेद है, दिन में जो नायिका मिलती है, ठीक है, और काली रातों में मिलने वाली, कृष्ण और क्या बोलते हैं चांदनी रातों में मिलने वाली। तो अभिसार का मतलब होता है प्रेमी से छिपकर मिलना, अभिसारिका यानी कि प्रेमी से मिलने वाली। अब वो प्रेमी से मिलने वाले की कैटेगरी हो गई, कब कब मिल रही है उसके अनुसार वो शब्द बन गया। तो आप देखिए एक शब्द आपने सीखा और उससे आपने कई सारे शब्द बनाए। तो अभी हम बात किस पर कर रहे थे, बात यही कर रहा था मैं कि एक वाक्यांश के लिए एक टॉपिक, तो शब्द एक था लेकिन बहुत सारे शब्द बना दिए, है ना। इस तरीके से खूब सारे शब्द बनते जाएंगे, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसके लिए आगे हम पढ़ते हैं, एक आपका होता है पार्ट लोकोक्ति और एक शब्द होगा आपका मुहावरे, लोकोक्ति और मुहावरे। इसके अलावा एक अंतिम आता है पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली उसे कहते हैं टेक्निकल वर्ड, जो अंग्रेजी मीनिंग की तरह है मगर अंग्रेजी के शब्द है और उसको हिंदी में हम प्रयोग में लेते हैं। वो सारे पारिभाषिक शब्दावली जो व्यवहारिक जीवन में काम में ले जाए। मोटा मोटा दौर पे देखा जाए आपका जो है आपका, तो ये आपका पूरा पाठ्यक्रम रहने वाला है। वर्ण विचार, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म, अनेकार्थक, एक वाक्यांश, लोकोक्ति और मुहावरे। ये वाला भाग कितना परसेंट है, ये वाला भाग कितना है, 75%। अब मुझे बताइए प्रतिशत किधर जाता है, ये सिलेक्शन कौन करवाएगा, ये नहीं, ये करवाएगा। अब आप सोचिए यार ये कौन सी गणित है, जब प्रतिशत ज्यादा है और सिलेक्शन ये करवा रहा, उसका रीजन बता रहा हूं। ये 75% में सभी को बराबर मात्रा में पढ़ाने वाला हूं, लेकिन ये जो याद करने वाला है ये छात्र केंद्रित है। इसका मतलब यहां जितने बच्चे बैठे हुए हैं, क्या इसकी गारंटी है कि सबने 25% याद किया, नहीं, किसी ने 5% ही याद किया, किसी ने 10% किया, लेकिन 75%, 75% तो मैंने सबको समझाया। इसका मतलब उसके परसेंटेज में वृद्धि उसके खुद के काम पर ही डिपेंड है, वो खुद ही मेहनत करने वाला तो ही सिलेक्शन लेने वाला। इसलिए ये जो पार्ट है ये आपको स्वयं पढ़ना है, याद करना है। हालांकि मैं ये पढ़ाऊंगा लेकिन इस पर मेहनत आपकी ज्यादा रहेगी, क्योंकि मैं तो आपको सोर्स बता सकता हूं, लेकिन याद करना है उसको तो आप यहां इस पार्ट को थोड़ा गंभीरता से लेना। अब आप सबसे पहला पार्ट कौन सा आता है हमारा, पर्यायवाची। अब देखिए मैं खाली बता रहा हूं, ये बाकी टॉपिक को अलग अलग पढ़ेंगे अपन। पर्यायवाची के समय में पर्यायवाची पढ़ेंगे। किसी से सवाल करते हैं पर्यायवाची, तो देखिए मैंने अभी आपको कहा था ना यमुना का पर्यायवाची, किसी को याद ही नहीं है, पर अभी आप सीख जाओगे पर्यायवाची। बहुत से बच्चे क्या रटते हैं, क्या करते हैं, रटते हैं। जीवन में रटने का स्वभाव जहां होता है वहां रटे, कुछ चीजें समझने वाली होती है उसको समझे, सामान्य सी बात है। लेकिन हमें पता नहीं है कि पर्यायवाची कैसे याद करा, बस किताब ले ली और याद करेंगे। और सबसे पहले क्या करते हैं जब पर्यायवाची पढ़ने बैठते हैं, तो पर्यायवाची हमें यह पता नहीं है कि पर्यायवाची पढ़ना कौन सा, सीधा लिखेंगे पानी, बस पानी के पर्यायवाची याद करेंगे, बादल के पर्यायवाची याद करेंगे, जो परीक्षा में आते ही नहीं है। हाँ मैं कह रहा हूं, और फिर 2-4 पर्यायवाची याद कर लिए तो अपन को लग रहा आओ पर्यायवाची टॉपिक तो मेरा क्लियर हो गया। बिल्कुल, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आता जो हमने नहीं पढ़ा है, हमको पता ही नहीं है कौन सा टॉपिक है और कौन कौन से बिंदु है जिनको हमको पढ़ना है। तो पानी के पर्यायवाची तो 6ठी 7वीं में चलते हैं, अब तो कहाँ पूछते, कोई नहीं पूछता, फिर भी सब पर अपन बात करेंगे। पर्यायवाची किस तरीके से पढ़ना है, आनंद के साथ पढ़ो। अब कोई आनंद स्टूडेंट है उसके साथ पढ़ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब इंजॉय के साथ, कब पर्यायवाची कहाँ से काम है,
किस तरीके से आ जाए। शब्दों का कितना बड़ा माया जाल है हमारे आसपास, हमें खुद को ही नहीं पता। कई शब्दों के तो अर्थ हम जानते भी नहीं है। मैं आपसे सवाल करता हूं, एक शब्द है सामान्य सा, लिपस्टिक, जानते हैं सभी और बोलते भी हैं। अब इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, यूं तो आप कुछ भी कह देना, चल जाएगा। अब आप सोच रहे हो ना कि कितना कॉमन शब्द है ये, लिपस्टिक सब कहते हैं, परंतु हम इसका हिंदी वर्जन जानते नहीं, इसको हिंदी में कहते क्या। ऐसे कई शब्द हैं जो हमने सुने और अनसुने कर दिए। सोचो, अब आपको लग रहा है क्या, कितना शब्द भयानक था। अब ऐसा क्यों है कि प्रचलन में क्यों नहीं आया, और जब आया तब हम पैदा ही नहीं हुए। मैं आपको लेके चलता हूं, बहुत पुरानी एक मूवी आई थी 80 के दशक में, जानी दुश्मन। जो मैं कहता हूं ना, कभी फ्री टाइम में यूट्यूब पे सर्च कर लिया करो, ताकि आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा फिल्में देखो, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे आसपास कितनी ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, लेकिन हमने उसको उस तरीके से पढ़ा नहीं। जानी दुश्मन एक मूवी आई थी, और उसमें गाना आता है, कवि ने क्या शब्द इस्तेमाल किया, बहुत शानदार। जितेंद्र पर फिल्माया गया वो गाना है, और गाना शुरुआत, जो गाने की लाइन शुरुआत होती है वो ये कहती है, उसके अंदर वो गाना के बोल, जो गाने के बोल है वो ये कहते हैं कि तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां। ये कभी गाना सुनना आप, बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा वार्तालाप होता है नायक और नायिकाओं के बीच में। यानी नायिका एक होती है उस पर्दे पर जो फिल्माई गई है, अभिनेत्री, और जो हीरो होता है वो, हीरो और हीरोइन में बात हो रही है कि तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां मौज बंजारा ले गया। अब इसको जो समझ में आ गया उसी को समझ में आ गया, है ना। तो उसमें एक पंक्ति आती है कि तेरे होठों से लिपट जाऊं सजनी मैं सुर्खी का रंग बन के। एक शब्द आया, क्या शब्द आया? सुर्खी। कि तेरे होठों से लिपट जाऊं सजनी मैं सुर्खी का रंग बन के। यूं नहीं कहा तेरे होठों से लिपट जाऊं मैं लिपस्टिक का रंग बन के। आप समझे क्या भाषा में चमत्कार है, मर्यादा है। एक कोई ये नहीं कहा कि क्या कहा जा रहा, किसी ने सोचा भी नहीं, लेकिन लिपस्टिक को क्या कहते हैं? सुर्ख। सुर्ख यानी लाल। कभी सुना आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर, सुर्ख वाला रोज वाला एक गाना आया था। सुर्ख यानी लाल होता है, मैं समास में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। सुर्ख यानी लाल होता है, सुर्खी। तो लिपस्टिक लाल ही हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे समय का बदलाव ऐसा हुआ कि नीली, पीली, हरी, काली, कौन कौन सी आने लग गई, है ना। तो सुर्खी का रंग बन, तो लिपस्टिक को क्या कहते हैं? सुर्खी कहा जाता है। ये शब्द हमने कहाँ सुना, हमको खुद को ही पता नहीं है, लेकिन क्या करें, आजकल तो गाने ही ऐसे बन रहे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। हाँ, इतने अमर्यादित गाने लिखे गए हैं, बोल रहे हैं, हमको खुद को ही नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं। गोली मार भेजे में, हाँ, बच्चा क्या सीखेगा इससे बताओ? 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का। जैसे कहीं बहुत बढ़िया ओलंपिक में वर्ल्ड कप जीत कर ट्रॉफी लेकर के, मेडल लेकर के आया, वैसे है। गानों में मर्यादा नहीं है, अमर्यादित गाने होंगे, सीधे मतलब कुछ भी कहते, कुंडी न खटकाओ राजा सीधे अंदर आओ, है। परिवार वालों के साथ तो गाने गा ही नहीं सकते। पहले गानों में मर्यादा हुआ करती थी, एक डाल पे तोता, एक डाल पे मैना, दूर दूर फिर भी प्यार है ना। कितनी मर्यादा हुआ करती थी, है ना। वो मर्यादा तार तार हो गई, कुछ कह रहे पता ही नहीं पड़ रहा है। तो गाने के बोल ही अलग है सारे। गाने क्या गाए, अब तो गाना गाने से पहले गाने के अर्थ को भी समझना पड़ता है, वो कहना क्या चाह रहा है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, चल रही है रील, चल रही है दिमाग में, पता नहीं वो क्या कहना चाह रहा है। खैर, अपने उससे क्या लेना देना। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, पर्यायवाची कोश पर बात कर रहे थे, तो बात पर्यायवाची पर आई। अब एक सामान्य सा शब्द है, ठीक है। मैं आपको एक शब्द सिखा रहा हूं, देखो क्या लिखा है, विश्व। यूं आपको अचानक याद नहीं होता कि विश्व का पर्यायवाची ढूंढेंगे तो, लेकिन मैं आपको देखिए बातों बातों में बहुत सारी बातें सिखा दूंगा, बहुत सारी बातें सीख के जाओगे। अभी मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, आपको पता है नेशनल एंथम जानते हो? नेशनल एंथम क्या होता है? नेशनल एंथम राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत? राष्ट्रगान। किसने लिखा राष्ट्रगान? रविंद्रनाथ टैगोर। क्या है राष्ट्रगान? जन गण मन, है ना, यही है ना, शाबाश।
जब भी 15 अगस्त और 26 जनवरी आती है, तब एक गाना अगर नहीं बजे तो देशभक्ति भावना की हम कदर नहीं करते, अपमान होता है। और आपने सबने सुना होगा 15 अगस्त और 26 जनवरी पर एक गाना आता है, मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो, ऐसा कुछ सुना आपने? ये गाना अमूमन हर 26 जनवरी 15 अगस्त जब भी कोई राष्ट्रीय पर्व होता है बजता है, और लता मंगेशकर ने इसको गाया है, सब जानते हैं। लेकिन आप में से कोई जानता है इस गाने को लिखा किस? इतनी बढ़िया सुंदर जिसकी लिरिक है, जिसने इसको लिखा है, ऐसा कौन व्यक्ति है, महान व्यक्ति, जिसने इस गाने को लिखा? हमने, यानी देशभक्ति का ये नेशनल एंथम कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और इस गाने को लिखने वाले कवि हुए हमारे हिंदी के महान, उनका नाम था कवि प्रदीप। क्या नाम था? यस, उन्होंने ये गाना लिखा है और हमें पता भी नहीं है कि ये गाने लिखने वाला व्यक्ति कौन है। इस व्यक्ति ने बहुत सारी भक्ति फिल्मों के गाने लिखे। आपको पता हो जय संतोषी माँ, एक बहुत पहले फिल्म आई थी, उसमें गाना आता है, मैं तो आरती उतारू संतोषी माँ की, वो भी इन्होंने लिखा है। यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, बहुत सारे गाने लिखे। तो कवि प्रदीप ने एक गाना लिखा था, उसमें विश्व का पर्यायवाची है, हमें पता ही नहीं है। और वो गाना क्या था? ये गाना था वो, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। पढ़ा आप लोगों ने? तो विश्व का पर्यायवाची क्या है? संसार। ये गाने में आ गया लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, संसार विश्व को कहा जाता। फिर समय आता है आर.डी. बर्मन का। किसका? आर.डी. बर्मन। बहुत शानदार म्यूजिक कंपोजर है ये, राहुल देव बर्मन कहते हैं जिनको, जिन्होंने म्यूजिक में अपना अच्छा नाम कमाया, आर.डी. बर्मन, ठीक है। और आर.डी. बर्मन ने भी हमको गाना सिखा दिया, गाने के साथ साथ में हमको पर्यायवाची भी सिखा दिए, और उन्होंने गाया भी था, दुनिया में लोगों को हो, वो अलग है, दुनिया में आई हो तो वो अलग है, हाँ हाँ, लव कर लो वो अलग, वो तो बाद में अभी भी आए। उससे पहले दुनिया में लोगों को, है ना, धोखा कभी हो जाता है, वो दुनिया शब्द है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। तो दुनिया एक शब्द किसका पर्यायवाची है? विश्व का। फिर समय आता है अमिताभ बच्चन का, लंबू दादा का, और वो भी हमको सिखा के गए, सारा जमाना, सुना आपने? हाँ। और फिर समय आता है हमारे शाहरुख खान जी का, और वो भी हमको सिखा के चले गए बातों बातों में, गानों गानों में, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। ये किसका पर्यायवाची है? मैं गाने गा रहा हूँ, पर्यायवाची पढ़ा रहा हूँ? बात समझ में आ रही है आपको? ये किसका पर्यायवाची है? विश्व का पर्यायवाची। ऐसे खूब सारे शब्द मिलेंगे आपको। आप जैसे ये मित्र को देखो, आप मित्र को देखोगे तो आपको लगेगा कि कहाँ पर्यायवाची ढूंढने जाएंगे, लेकिन देखिए हमारे आसपास बहुत सारे गाने पड़े हुए हैं और बहुत सारी बातें हैं जिसमें मित्र के पर्यायवाची मिलेंगे। अनिल कपूर पर एक फिल्माया गया गाना है, बप्पी लहरी का म्यूजिक कंपोज किया हुआ। बप्पी लहरी जो सोना पहनते थे गले में, है ना, और उन्होंने गाना गाया था, यार बिना चैन कहाँ रे, है ना। यार किसका पर्यायवाची है? मित्र का। और शब्द आता बहुत पहले, संगम मूवी आई थी, उसमें गाना आता है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। दोस्त किसको कहते हैं? मित्र को। अभी हाल फिलहाल एक मूवी आई थी दीपिका पादुकोण की, कॉकटेल, उसमें भी गाना आता है, तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन डले, तुम्ही बंधु तुम्ही सखा। एक शब्द आता है बंधु और एक शब्द आता है सखा। 100 रुपए का बैलेंस नका बात करा। सखा, सखा किसको कहते हैं? दोस्त को ही कहते हैं, ठीक है ना। किसको कहते हैं? और अमिताभ बच्चन ने गाना गाया था अभिमान मूवी में, मीत, मीत कहते हैं मित्र को, मीत न मिला मेरे मन का। और लगान मूवी में आमिर खान कहते हैं, सुन मितवा ओ मितवा, ये भी किसको कहते हैं? मित्र को ही कहते हैं। तो सारे किसके पर्यायवाची है? मित्र के पर्यायवाची। बहुत सारे पर्यायवाची मिलेंगे आपको, ठीक है ना। खैर मैं तो बात बता रहा हूँ पर्यायवाची को किस तरीके से पढ़ना है, बहुत आसपास अपना शब्द मिलेंगे, हम उसके अनुसार इनको पढ़ेंगे। चलिए मैं वापस आगे यहाँ पर आ जाता हूँ। बात कर रहे थे हम यहाँ पे कि याद करने वाला पार्ट कितना हमारा 25%,
और समझने वाला कितना है 75%। तो यहां आपका रोल ज्यादा है, हालांकि मैं सब पढ़ाऊंगा, पर्यायवाची भी पढ़ाऊंगा। अब आपको करना क्या है, डेली के 5-5 पर्यायवाची पढ़ना आरंभ करें, 5-5 विलोम शब्द पढ़े, 5-5 शब्द युग्म अनेकार्थक शब्द, हमारे पास खूब सारे सोर्सेज है, ठीक है ना। तो इनको अगर हम जितना पढ़ते जाएंगे, याद करते जाएंगे, तो हमारा शब्दकोश बढ़ जाएगा और किसी प्रश्न को हम आसानी से सरल कर पाएंगे। अब बात ये आ रही थी कि मैंने आपको जाते जाते क्या सबसे पहले आते आते एक बात कही थी कि यमुना का पर्यायवाची क्या है। तो मैं बता रहा हूं कि पर्यायवाची सिर्फ पर्यायवाची नहीं, इनके साथ खूब सारे टॉपिक जुड़े हुए हैं, और वो टॉपिक है आपका प्रत्यय। देखिए मैं प्रत्यय के टॉपिक से पर्यायवाची क्लियर करवा दूंगा कि कितनी हमें बातें सीखने मिल रही है। बात तो कर रहा हूं मैं प्रत्यय की, लेकिन यहां से हमारा एक टॉपिक क्लियर हो जाता है पर्याय। ये कब हो सकता है, जब हम उस टॉपिक को बड़ी गहनता से पढ़े, बड़ी गंभीरता के साथ और बड़े तल्लीनता के साथ उसको समझते हुए पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर वो आप पर्यायवाची याद कर पा जाओगे। कैसे, देखिए इसको समझाता हूं। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं प्रत्यय, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, गलती कहां हो जाती है, हम उसको ध्यानपूर्वक नहीं समझते। ये हमारे हिंदी में एक प्रत्यय आता है ज और एक प्रत्यय आता है जा, बस इसको समझना जरूरी है। बस अगर आपने ये चीज समझ ली, बेसिक कंसेप्ट क्या वो समझा रहा हूं। इस ज का मीनिंग है जन्म लेने वाला, बस ये अर्थ रखना, जन्म लेने वाला। और ये स्त्रीलिंग शब्द है, जा यानी जन्म लेने वाले, बस जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। तो देखिए जो जल से जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं, जलज। और जल से जन्म लेता है कमल, कौन है, कमल। जो नीर में जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं, नीरज यानी कमल। जो पय से जन्म लेता है यानी बादल, पयोज, कमल को कहते हैं। ये संधि में पढ़ाऊंगा मैं आपको, पयः प्लस ज से बनता है पयोज, ठीक है। इसी प्रकार वारी से जो जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं, वारी। जल, नीर, वारी, तोय, अंबु, सलिल, पन, आप, सब पानी के पर्यायवाची। पानी के पर्यायवाची में जब जब ज प्रत्यय लगता है तब तब कमल के पर्यायवाची बनते हैं, सीधा सा फंडा। आंख बंद करके लिख दो, अब देखिए कैसे। और द का मीनिंग होता है देने वाला, जो जल को देता है। और जल हमें कौन देता है, बादल, बादल से प्राप्त होता है। अब देखिए आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। परीक्षा में ये आ गया, मान लीजिए जलज, और एक आ गया जलद, तो ज यानी जन्म लेने वाला, यानी कौन, कमल। और द यानी देने वाला कौन, बादल। देखिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, ऐसा क्या, ऐसा मेरे विद्यालय में भी बच्चों को पढ़ाया मैंने। अब हुआ क्या, गलती क्या कि बच्चे क्या रट रहे ना, मार साहब ने पढ़ाया पहले कमल फिर नीचे बादल, मैंने परीक्षा में उल्टा पूछ दिया, मैंने जलद ऊपर लिख दिया और जलज नीचे लिख दिया। लेकिन रट्टू तोते की तरह रट के गए बच्चे, ठोको कमल बादल, और फिर गलत गलत। फिर मेरे पास कॉपी लेकर आया, सर ये मेरे आपने लिखाया था देखो कमल बादल। मैंने कहा वेंडा इधर देख। अब समझो इसको, ये पहले आया ये बाद में आया, ये वाली शैली बदलिए, शब्द को पकड़िए, शब्द के लास्ट में क्या आ रहा है, ज, तो कमल है। और यहां ज कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, तो यहां ये द, इसका मतलब यहां क्या आना चाहिए, बादल आना चाहिए। तो अब आप देखिए अंबु, अंबु का मीनिंग होता है जल, और जल से जन्म लेता है अंबुज यानी कमल, और ये आ गया अंबुद, अंबुद यानी बादल, जल को देने वाला। क्लियर हो गया। चलिए अभी जा का मतलब है जन्म लेने वाली। तो अब देखिए यमुना का पर्यायवाची याद करने के लिए क्या बातें सीखनी जरूरी थी वो बता रहा हूं। आप सबको पता है सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची हमें पता होने चाहिए, याद कर, मैं खूब पढ़ाऊंगा आपको, याद कराऊंगा। दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, रवि, आदित्य, मार्तिंड, मिहिर, अंशुमाली, ये सब सूर्य के पर्यायवाची। और आप सबको पता होना चाहिए सूर्य को रवि कहा जाता है, कभी पढ़ा हो आपने। सूर्य को भानु कहा जाता है, और सूर्य को अर्क भी कहा जाता है। अर्क यानी क्या होता है, सूर्य। अब देखिए बेसिक कंसेप्ट क्या है, यमुना सूर्य की पुत्री है। यमुना किसकी पुत्री है,
सूर्य की पुत्री है, कुछ भी नहीं करना है, इनके पीछे जा लगा लो। अर्क जा, रवि जा, भानु जा, तरणी तनुजा। तरणी कहते हैं सूर्य को, तरणी कहते हैं सूर्य को, और तनुजा कहते हैं पुत्री को, अर्थात सूर्य की पुत्री यमुना, अर्क की पुत्री यमुना, रवि की पुत्री यमुना, भानु की पुत्री यमुना। तो यमुना का पर्यायवाची अगर नहीं भी याद है तो परीक्षा में अगर ऐसे शब्द मिल जाए तो सूर्य के पर्यायवाची में जब जब जा लगेगा तब तब किसका पर्यायवाची बनेगा? यमुना का पर्यायवाची। देखो जा का कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको। इसी तरीके से देखिए, ये एक शब्द है भूमिजा। क्या लिखा है? अब हमें पता होना चाहिए, भू, भूमि, धरा, वसुंधरा, मही, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची। किसके पर्यायवाची? पृथ्वी। तो भूमि तो कहते हैं पृथ्वी को, और पृथ्वी से जन्म लेने वाली पृथ्वी की पुत्री है सीता मैया। आपको पता है रामायण में सीता पृथ्वी में समाहित हो जाती है और पृथ्वी से ही जन्म लेती है, इसलिए सीता मैया पृथ्वी की पुत्री मानी गई है। तो देखिए, भूमिजा का मतलब होता है सीता, अर्कजा का मतलब क्या होता है? यमुना। देखो मैं शब्द के पीछे जा का अर्थ निकाल के बता रहा हूं, क्या क्या अर्थ निकल रहा है। इसी प्रकार से देखिए, शैलजा, शैल पर्वत को कहते हैं। शैल किसको कहते हैं? शैल। और जा यानी पुत्री, पर्वत की पुत्री पार्वती, ये किसका पर्यायवाची है? पार्वती का। देखिए, एक शैलजा का मतलब पार्वती, भूमिजा का मतलब सीता, अर्कजा का मतलब ये। इसी प्रकार से देखिए एक और शब्द सिखा रहा हूं, सिंधुजा। कभी नाम सुना सिंधु? नहीं सुना? अरे सिंदूर अलग है बेटा, ये सिंधु घाटी वो कहाँ है? सिंदूर अलग है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हाँ, वो सिंदूर अलग है। ये एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो राकेश बाबू, वो सिंदूर अलग है, ये सिंधु है। और सिंधु का मतलब होता है समुद्र, और जा यानी जन्म लेने वाली, और क्या बन गया? सिंधुजा। सिंधुजा, सिंधु की पुत्री। समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी निकले थे, इसलिए लक्ष्मी जी के पप्पा सिंधु थे यानी समुद्र, और समुद्र की पुत्री कौन? सिंधुजा। और सिंधुजा का मतलब है, आई बात चमचे में? अब आप सोचिए प्रत्यय का कितना रोल है। ये हिंदी थोड़ी पढ़ी जाएगी एक ही दिन में, बहुत सारी बातें सीखनी है अपन को। तो बहुत सी बातें अभी आएगी, आगे बात कर रहे हैं। मैं तो बता रहा हूं कि प्रत्यय का हमारे लिए कितना महत्व है। हमने छठी सातवीं में प्रत्यय पढ़ लिए, और अभी जो प्रत्यय पढ़ रहे हैं उनमें बहुत सारे अंतर है जो हम बेसिक सीखेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? आज की अभी तक की क्लास में मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि हमारे हिंदी के ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे। याद करने वाले आपके ये टॉपिक है, इन सब पर मैं बात करूंगा, इन सब को पढ़ाऊंगा। और जिस दिन ये सारे टॉपिक पढ़ लेंगे उसके बाद एक अलग ही आत्मविश्वास आपके अंदर होगा। किसी और बच्चे से आपकी तुलना अगर की जाएगी तो आप उनसे ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। इतना मैं आपको बता के जा रहा हूं, इतना कॉन्फिडेंस मुझ में भी है कि यहाँ जितने आए हैं बहुत से, देखिए आप नई चीजें सीखी। आज आपने सिंधुजा का मतलब सीखा, आज आपने अर्कजा का मतलब सीखा, आपने आज सुर्खी लगाई है ना, लिपस्टिक। सुर्खी का मतलब क्या होता है? लिपस्टिक। अब आप जाके किसी को पूछोगे लिपस्टिक का हिंदी अर्थ बता, आप कहोगे नहीं पता। फिर आप कहोगे देखो ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है। फिर कहोगे देखो ऐसे हमने पर्यायवाची पढ़ लिए बातों बातों में, गानों में। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि गाने गाओ, मेरा उद्देश्य ये है कि पढ़ाई को किस तरीके। मैं देखिए जब भी पढ़ता हूँ, करता हूँ, देखता हूँ तो कोई चीज ऐसी मिल जाती जो हमारे आसपास हिंदी से रिलेटेड है, लेकिन हमको पता ही नहीं। हिंदी बहुत अच्छी भाषा है, लेकिन अपमानित तरीके से देखी जाती है। कोई हिंदी बोलता है तो उसको हे दृष्टि से देखा जाता है, निम्न दृष्टि से, घृणित भाव से देखा जाता है। इंग्लिश पढ़ रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, बढ़िया मस्त अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है। कितने भी आप इंग्लिश पढ़ लो, कितने भी हिंदी पढ़ लो, कोई पागल कुत्ता अगर पीछे पड़ जाए
गो देयर, गो देयर, गो वेयर, यू थोड़ी कहोगे। वहां यही काम आता है। वाह वाह वाह, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम नहीं देखा जाता। बात समझ आ रही है ना। व्यावहारिक पक्ष जिंदगी का यही है। भाषा अपनी जगह पर है, पढ़ाई अपनी जगह पर है, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं कहीं पर भाषा का काम नहीं होता, कहीं बिना बोले सब कुछ बात कही जाती है। बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वर्ण विचार। क्लियर है? ओके। कॉपी आप लोगों ने सबने बना ली? ओके, चलिए। लिखाऊंगा कुछ भी नहीं, आज सिर्फ समझाऊंगा। समय हो गया क्या? ओके, तो फिर कल से स्टार्ट कर लेंगे। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, अभी तक जितना पढ़ाया ये आपके कुछ लग रहा है आपको कि हिंदी को थोड़ा सही तरीके से बेसिक चीजें से क्लियर कर रहा हूं? मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट वर्ण विचार भी पढ़ा सकता था कि यहीं से स्टार्ट कर लूं, लेकिन ये चीजें जो मैंने आपको बताई, इतनी सारी बातें, अब आपको लग गया होगा कि हमारे लिए संधि कितनी महत्व। अभी तो मैंने बात ही नहीं की है संधि पर, तो मैंने बात ही नहीं की है। संधि पढ़ाने से पहले ही संधि की 1 घंटे की क्लास, तो संधि क्या है वही बताऊंगा। संधि है क्या, समास, उपसर्ग, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, याद करने वाले भी हैं और समझने वाले। इनमें से सबसे पहले हम अपनी बात करेंगे किस पर? वर्ण विचार। कल से हम शुरुआत करेंगे, आज तो अब इसको रहने ही देते हैं, ठीक है? ओके। और आप में से किसी को कुछ पूछना है तो आप सवाल करें। मैं एक बार लाइव जो कमेंट हमारे आए हुए हैं इनको भी देख लेता हूं, किस किस ने क्या क्या सवाल किया है। सर पंजाबी में बिल्कुल, हाँ सुर्खी कहते हैं बिल्कुल। हाँ अब्दुल खान जी, बिल्कुल। इनको कुछ शब्द हमारे हिंदी में हमने स्वीकार कर लिए गए हैं। अति, अगाधु, अति दोरी, नदी कूप सरबाए, ताको सब जा प्यास बुझाए, कवि बिहारी, बिल्कुल। सारंगले सारंग चली, बिल्कुल। पवन जी बिल्कुल, आपका भी सही आंसर है। ओ मेरा इंट्रोडक्शन धीरे धीरे पता पड़ जाएगा।